हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर वाला लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं 32 क्वेश्चन तक। इस वीडियो में हम 50 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें जैसे आपको पता है लुसेंट ऑब्जेक्टिव का जो हमारा कोर्स है वो भी चल रहा है। थोड़ा सा स्लो पता है इसलिए है क्योंकि हम बहुत डिटेल में कर रहे हैं और इवन और भी ज़्यादा स्पीड में हम करने का कोशिश करेंगे। चलिए, तो क्योंकि अब देखो, अभी तक तो एक वीडियो आ रहा है डेली, लेकिन अब कल से या इवन आज से ही दो वीडियो आएगी, कम से कम दो अलग अलग सब्जेक्ट से। एक तो आएगी ज्योग्राफी और एक आएगी बायोलॉजी। क्लियर, दो कंप्लीट करेंगे और हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन जल्दी से कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि हम फैक्ट जितना डिस्कस कर रहे थे, जितना कंप्लीट कॉन्सेप्ट कराने का कोशिश कर रहे थे, उसमें कोई कमी आएगी नहीं, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कुछ इंस्टीट्यूट दिया है और उसके लोकेशन के बारे में है। तो हम यहाँ से क्या सीखेंगे? हम यहाँ से सिर्फ ये नहीं सीखेंगे कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे पड़ता है, नहीं। सबसे पहले देखेंगे ये इंस्टीट्यूट का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। तो इसका जन्म हुआ था ऑलमोस्ट हम जब आज़ाद हो गए थे उसके जस्ट बाद। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका लोकेशन क्या है? मैसूर। तो लोकेशन तो करेक्ट है, मैसूर कर्नाटका। लेकिन CSIR क्या है? CSIR एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और ये आती है, प्लीज आप इसको फूड देख के इसको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में नहीं कर लेना। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं, रिसर्च की बात है तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ही आएगी, ठीक है ना। और अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे बहुत सारे जैसे जहाँ पे वन डे एग्जाम होते हैं, जहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन जहाँ पूछते हैं, वहाँ पे इवन ये भी पूछ लेते हैं CSIR के फाउंडर कौन है। तो आप याद कर लेना, शांति स्वरूप भटनागर और मुदालियार। तो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज भी मिलता है, आपको पता होगा, साइंस वगैरह के फील्ड में होता है। और इवन एक क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, CSIR के प्रेसिडेंट कौन होते हैं? CSIR के प्रेसिडेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। समझ में आया ना। अभी डायरेक्टर जनरल कौन है? शेखर सी मंडे है। क्लियर, बहुत सारी लेबोरेटरी है इंडिया में, ये याद रखना है CSIR। तो इससे हम कितना याद रखा? अब देखो, इससे हमने क्या क्या याद रखना है? इससे याद रखना है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन CSIR के अंदर आता है। CSIR आता है, CSIR एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और रिसर्च इंस्टीट्यूट ये किसके अंदर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। इनके जो फाउंडर है, फाउंडर दो इंसान है, एक शांति स्वरूप भटनागर और एक है मुदालियार। क्लियर, ये दोनों है फाउंडर। तो ये इतना फैक्ट इनसे याद करना है। मैसूर कर्नाटका में है इसका हेडक्वार्टर है, तो हमें पता ही है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे, हाँ, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये कहाँ पे? बरेली में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। बरेली है उत्तर प्रदेश में। तो चलिए, इसका कैंपस अर्बन में है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पाटियाला गलत लिखा है, यानी 2 ऑप्शन गलत है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। इसका मेन काम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का मेन काम है कि टू अचीव ऑप्टिमल न्यूट्रिशन ऑफ वनरेबल सेगमेंट। भाई ऐसे लोग जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है उनके लिए आप काम करिए ना, उसकी बात करता है। जैसे वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, चिल्ड्रेन ऑफ एडोलसेंट एज, मतलब चिल्ड्रेन और एडोलसेंट एज के जो मेल और फीमेल, गर्ल और मेल होते हैं दोनों को, एल्डरली। क्लियर, बाई 2020 तक इस्टाब्लिश किया गया 1918 में। और हैदराबाद में इसका सेंटर आया 1958 में। और लोकेशन इसका ऑब्वियसली हैदराबाद में ही है, ठीक है।
और फील्ड ऑफ क्या है, न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। और एक किसके अंदर आती है, ये आती है ICMR के अंदर में, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंदर आती है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंदर आती है। और ये किसके अंदर आएंगी, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और हाँ, तो अगर बात करें इसका, तो ये पुणे गलत है, ठीक है ना, पुणे गलत है क्योंकि आपको पता है हैदराबाद में है। समझ में आया ना, ये तो न्यू दिल्ली में है, तो ये गलत है। 3 भी गलत, यानी 1 सिर्फ 1 करेक्ट है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हमने काफ़ी लोकेशन डिस्कस किया। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन ICMR के अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आते हैं। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑब्वियसली एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंदर आएंगे, ठीक है। देखो, recently our scientists have discovered a new and distinct species of banana plant which attain a height of about 11 meter and have orange color fruit pulp in which part। देखो, ये काफी न्यूज में था, ये IAS UPSC के प्रीलिम्स में आया था 2016 में। ये एक्चुअली न्यूज में था कब, अक्टूबर में 2015 में न्यूज में था, इसलिए अगले साल तो एग्जाम में आया ना। ये कहाँ पे मिला था, अंडमान और निकोबार। ऐसी तरह मतलब 11 मीटर से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट बोला हुआ कि 16 मीटर का ये द हिंदू का आर्टिकल है। तो थोड़ा हम देख लेते हैं, अंडमान और निकोबार की बात करते हैं। यहाँ पे नदन अंडमान, मिड अंडमान और निकोबार 2 पार्ट में टूटा है। पहले अंडमान इधर है, ये है निकोबार। अंडमान और निकोबार के बीच जो चैनल है उसको हम 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल। क्लियर। अंडमान भी बटा हुआ है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल। देखो, अंडमान 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक है अपर वाला और एक है लिटिल अंडमान। मतलब अपर वाला जो अंडमान है ना, उसमें नॉर्थ, मिडिल और लोअर है, और इसमें है लिटिल। तो आपसे सिंपल पूछ सकता है क्वेश्चन, काफ़ी आसान, कि भाई बताइए जो अंडमान और निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वो कहाँ पे है। तो आपको बताना होगा वो लोअर अंडमान के पास है। ये बता दोगे आप ये मत कंफ्यूज करना, ग्रेट गोल। और जो सबसे इंडिया का सबसे सदर्न पॉइंट है, जिसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में। इंदिरा पॉइंट का आपको लैटिट्यूड तो पता है, 6 डिग्री 45 मिनट पता है, ठीक है ना। क्योंकि मेनलैंड का सबसे सदर्न पॉइंट कौन है, कन्याकुमारी, ठीक है। चलिए, हाँ, यहाँ दो आइलैंड हम देख लेते हैं। एक है एक्टिव वोल्केनो देखते हैं। बैरन आइलैंड किसके पास है, जो मिडिल अंडमान के राइट साइड है। लेकिन एक नारकोंडम आइलैंड है, क्लियर, ये डोरमेंट है बिल्कुल। ये कहाँ पे है, ये नॉर्दर्न अंडमान से भी नॉर्थ में है, क्लियर, ये राइट साइड में है। और आपसे सिंपल ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि भाई बैरन आइलैंड और नारकोंडम आइलैंड किस सी में है, आपको ऑप्शन दे दिया, वे ऑफ बंगाल, बी ऑप्शन, अंडमान सी ऑप्शन, इंडियन ओशन, डी ऑप्शन अरेबियन सी। चलो नाम के आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई इन दोनों में, इवन तीनों में। तो याद रखना ये दोनों है अंडमान सी में, क्लियर, समझ में आना, कंफ्यूज नहीं होना। वे ऑफ बंगाल लेफ्ट साइड में है इसके, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे 1-2 चीज और याद कर सकते हैं। 3 आइलैंड का नाम चेंज हुआ था, कितनी बार एग्जाम में आ भी चुका है, लेकिन आगे भी आ सकता है। सबसे पहले एक आइलैंड का नाम था रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड का नाम चेंज होकर हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। उसके बाद है स्वराज द्वीप, किसका नाम पहले क्या था, हैवलॉक आइलैंड। एक है नील आइलैंड, पहले नाम था शहीद दिवस। ये तीनों नाम सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से पड़ा है। और तीनों कहाँ पे, तीनों है अंडमान सी में, ध्यान रखना। नेताजी सुभाष, तीनों ये देखो, ये अगर एक लाइन हम बोलते हैं, ये एक आर.के. पिलगो बोलते हैं, तीनों राइट साइड में है, मतलब लेफ्ट साइड वाला एक भी नहीं है। तो आपको काफी डिटेल में पता चल गया ना। एक और याद रखिए, यहाँ पे एक डंकन पास है। डंकन पास किस किस से बीच के गुजरा है, जो अपर वाला अंडमान है और लिटिल अंडमान है, इसके बीच से। और एक और चीज मैं बता दूं, जो एक आइलैंड है जो काफी फेमस आइलैंड है, सेंट लीज आइलैंड। तो नॉर्थ सेंट लीज आइलैंड जिसकी बात करते हैं, ये यहाँ पे है, क्लियर। नॉर्थ सेंट लीज आइलैंड ये है यहाँ पे,
क्लियर, और कोई आइलैंड नहीं, एक कोको चैनल आप ध्यान रख लीजिएगा, हो गया। और कुछ याद नहीं कर रखना है। ग्रेट चैनल हमें याद रखना है, ग्रेट चैनल यहाँ पे इंदिरा पॉइंट के नीचे। सोम्ब्रेओ चैनल याद नहीं रखना है, ठीक है ना। हाँ, निकोबार को भी उसी तरह हमने डिवाइड किया है। यहाँ पे सबसे नॉर्थ निकोबार है वो है कार निकोबार, याद रखिएगा। सबसे साउथ निकोबार है वो ग्रेट निकोबार है। तो इससे हमें क्या क्या याद रखना है? याद रखना है कि दो आइलैंड है, बैरन आइलैंड और नारकोंडम आइलैंड, ये दोनों अंडमान सी में है, और दोनों अंडमान के राइट साइड में, अंडमान के ईस्ट में है, निकोबार के नहीं। 10 डिग्री चैनल हमें याद हो गया, डंकन पास हो गया, याद हमें हो गया, और उसका नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड हो गया याद। 3 आइलैंड का नाम चेंज हो गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड जिसका नाम था पहले रोस आइलैंड, स्वराज द्वीप आइलैंड जिसका नाम था पहले हैवलॉक आइलैंड, शहीद द्वीप जिसका पहले नाम था नील आइलैंड, ठीक है। और चलिए, among the following which one of the major producer of cotton, groundnut and tobacco in India? मतलब आपको बताना है 3 चीज की बात मैं कर रहा, कॉटन, ग्राउंडनट और टोबैको। ये तीनों कहाँ पे होता है? देखो पहले देख लिए, ये साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। ये कॉटन तो हम देखो, कॉटन देखते ही, ध्यान देना, कॉटन देखते ही आपको प्लीज ये दोनों ऑप्शन दिमाग से हट जाना चाहिए कि ये दोनों तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि कॉटन पेनिनसुलर इंडिया में होते हैं। और कॉटन का नाम सुनते ही आपको 2 स्टेट सबसे ज़्यादा दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया में यहाँ पे गुजरात के पास या महाराष्ट्र आना चाहिए। यहाँ दोनों जगह बहुत सारे मिल्स वगैरह हैं। इवन यूपी में भी कानपुर में मिल है, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ पे उतना मेजर प्रोडक्शन होता है। तो कॉटन का नाम सुनते ही हमें इन दोनों से बाहर हो जाए। आंसर हमें गुजरात है, लेकिन आपको मत बता, नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट में यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि मेजर एग्रीकल्चर, एक गुजरात के बारे में है, मेजर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट इंक्लूड कॉटन, ग्राउंडनट जिसको हम पीनट भी बोलते हैं, डेट्स, शुगर केन, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। यहाँ उसके अलावा लिखा है गुजरात इज द डोमिनेंट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको, कॉटन एंड ग्राउंडनट। यहाँ से डायरेक्ट आपको नहीं लगता है, यहाँ से लाइन कॉपी कर लिया है, लेकिन तो क्या आपको लगता, तो आप बोलोगे भैया रिपोर्ट करना नहीं, ये सब करंट अफेयर्स जो आपका मैगजीन आता है उसमें लिख दिया रहता है, ठीक है ना। चलिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में है, उस वाज एक्सप्लिडिशली फिजिबल, कहाँ पे फिजिबल है, किस जोन में, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा आएगा। भाई पंजाब हरियाणा में कहाँ रेनफॉल उतना ज़्यादा आता है, वेस्टर्न यूपी में मॉडरेट रेनफॉल। ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है आपको हाइब्रिड सीड्स के लिए। अच्छा सा आपको प्रोडक्शन अच्छा हो, इसके लिए आपको चाहिए इरिगेशन अच्छा खासा, इरिगेशन। उसके अलावा आपको फर्टिलाइजर चाहिए अच्छा खासा, पेस्ट वगैरह चाहिए अच्छा खासा, इरिगेशन होना जरूरी है भाई। बारिश ज़्यादा का मतलब ये थोड़ी है कि आप हो गया बारिश कहीं पे ज़्यादा हो गया, आप उसका यूज ही नहीं कर रहे, वेस्टेज जा रहा है, तो क्या फ़ायदा। इसमें आप हाई यील्ड क्रॉप्स का यूज करें। 2 याद रखना, एक है MS स्वामीनाथन जी को हम ग्रीन रिवॉल्यूशन और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया बोलते हैं, और उनके अलावा एक याद है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को हम बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर पूरी दुनिया के लिए। क्लियर, मैक्सिको में स्टार्ट हुआ था और पूरी दुनिया में आया, इंडिया में भी आया। चलिए, Which of the following is important cotton producing state? भाई इससे आसान क्वेश्चन होगा, क्योंकि डेक्कन ट्रैप को आप एक और नाम देते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हो ना, आराम से बोलते हो आप। क्लियर, और चलिए ठीक है ना। और डेक्कन एक्चुअली ऐसा रीजन है ना जहाँ पे बहुत मतलब कि कॉटन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ना साफ, यहाँ पे कॉटन की जहाँ इंडस्ट्री वहीं पे होती है ना जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो देखो ना पूरा का पूरा डेक्कन ट्रैप पे यहाँ इतना है डेक्कन ट्रैप। Which of the following cultivation is related to भदई अघानी? देखो ये एक्चुअली BPSC का एग्जाम में आया था, और BPSC में ये जो फसल होती है ना, बहुत मतलब ये बिहार की बहुत फेमस फसल है। ये आप लोगों के इवन जो थोड़ा बहुत जानते हैं पैडी के बारे में,
उनको पता ही होगा कि भदाई घानी या गरम कल्टीवेशन, ये सब इवन 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 अगर जैसे मुझे एग्रीकल्चर का नॉलेज है थोड़ा बहुत, और क्योंकि फार्मर फैमिली से आने के बाद मतलब अगर आप बिलोंग करोगे थोड़ा सा, मतलब जरूरी नहीं कि आप एकदम लगे हो, लेकिन थोड़ा बिलोंग करोगे तो आप घर में सुने ही होंगे ये व्हाट्सअप कि इस बार का फसल ये है, इस बार ये उगाया जा रहा है। मतलब आप इवन इवन अगर मतलब ये अगर थोड़ा भी बहुत आप अवेयर हो तो बिल्कुल पता होगा। मतलब जरूरी नहीं है कि खेती करना, लेकिन अवेयरनेस जरूरी है यार, वो होना भी चाहिए। मतलब आंख खुला होना चाहिए, कान खुला होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। हाँ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, व्हिच ऑफ द एबव हेल्प द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, या मतलब कार्बन स्टोरेज में मदद करता है। स्टोरेज, कार्बन को आप स्टोर कर लेते हो, स्टोर। चलिए पहले क्या करता है, किस किस से आप कार्बन को स्टोर कर सकते हो वो बताना है। सबसे पहले काउंटर बंडलिंग, पहले इसका मतलब होता क्या है, सबसे पहले मतलब तीनों को समझिए। काउंटर बंडलिंग का मतलब होता है ये आपको यहाँ पे कुछ भी हो सीधा गिर जाएगा, लेकिन आपने एक लाइन से पत्थर वगैरह डाल के नेचुरल राइज बना दिया ताकि ये आप इसको रेनफॉल को होल्ड कर सके। क्लियर, रेनफॉल को होल्ड करोगे, ध्यान देना ध्यान देना, रेनफॉल को होल्ड करोगे यानी फसल उगाओगे। फसल उगाओगे इसका मतलब आप कार्बन को स्टोर करने का काम कर रहे हो ना, क्योंकि आपको पता है प्लांट सबसे ज्यादा, मतलब प्लांट बहुत ज्यादा कार्बन को स्टोर करता है ओशन के बाद, ठीक है ना। तो प्लांट उगा तो ऑब्वियसली कार्बन तो रीस्टोर ही हुआ, तो ये तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। देखो रो इंटरक्रॉपिंग, रो इंटरक्रॉपिंग, देखो यहाँ पे रिले इंटरक्रॉपिंग का बात किया। रिले इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, एक साथ आप दो क्रॉप को ग्रो करते हो, दो क्रॉप को ग्रो करते हो, मतलब एक को आपने उगा लिया और थोड़ा ही बड़ा हुआ ना तो उस बीच के स्पेस में दूसरा उगा दिया। क्लियर, तो ये भी ऑब्वियसली मदद करेगा। थर्ड क्या है, नो टिलेज और जीरो टिलेज फार्मिंग सिस्टम। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं करते हैं, पिछले क्रॉप रेसिड्यू था ना उसको हम हटाते नहीं है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, पिछले क्रॉप रेसिड्यू है उसको पूरा हटाओ, पूरा हटाओ, और उसके बाद इसमें नया फसल डालो, इसमें कुछ नहीं होता है। नो टिलेज और जीरो टिलेज ऐसा फार्मिंग होता है जो सीड्स को डायरेक्टली डिपॉजिट कर देते हो अनटिल्ड सॉइल में, व्हिच हैज रिटेन अ प्रीवियस क्रॉप रेसिड्यू होता है, इसको हम नो टिल भी बोलते हैं। देखो अगर यूपीएससी का आंसर देखे तो उन्होंने इसका 3 दिया था, क्लियर 3 दिया था, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया, यहाँ पे आपको मैंने बताया कि स्टोरेज होता है एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में, लेकिन उसको आप काट देते हो ना, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि सॉइल में आपको स्टोर करना है, तो सॉइल में सिर्फ और सिर्फ जीरो टिलेज से स्टार्ट होगा। क्यों जीरो टिलेज से, आप क्योंकि क्रॉप रेसिड्यू को हटाते ही नहीं हो, क्रॉप रेसिड्यू को जमीन में ही छोड़ देते हो, जिसके कारण वो सॉइल में ही मिक्सअप कर जाता है। तो ये होगा रिले क्रॉपिंग। देखो ये दोनों है ना, ये आपको क्या मदद कर रहा है, इसमें आपको सॉइल इरोजन को हेल्प कर रहा है, सॉइल इरोजन नहीं होगा, ये आपको मदद कर रहा है। और ये आपको मदद कर रहा है कि देखो ये एक टाइप का इंटर क्रॉपिंग हुआ ना, ये एक टाइप से फायदा इसका क्या होगा कि दोनों क्रॉप को जो प्रॉब्लम होंगे, हो सकता है दोनों क्रॉप के जो प्रॉब्लम होंगे, जैसे इस क्रॉप को किसी पेस्ट से प्रॉब्लम है और इस उस पोस्ट को मार देता है ये क्रॉप, समझ में आना, ऐसे चीज़ें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, और इसमें मैं वही आंसर दे रहा हूँ जो यूपीएससी ने दिया था, ठीक है ना। थोड़े कौन सा इसमें है जिसको आप काउपी, मतलब काउपी, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, इसको आप पल्स के दाल के तरफ में यूज कर सकते हैं, इवन जानवर को भी खिला सकते हैं, इवन ग्रीन मेन्योर के भी काम आ सकता है, खाद वगैरह के काम आ सकता है। देखो ये है ग्रीन पी, सॉरी ये है आपको काउ पी, ये है ग्रीन पी आपको, और ये है पिजन पी, क्लियर। इसको रेड ग्राम वगैरह भी बोलते हैं, ये इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये
तो ये एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये जितने भी ऐसे क्रॉप है, आपको जितने भी दाल की अधिकतर वैरायटी है ना, दाल की अधिकतर वैरायटी आपको पता है उसको फॉडर के रूप में भी यूज किया जा सकता है, जानवर को भी खिलाया जा सकता है, और उसको एज ए ग्रीन मेन्योर भी यूज किया जा सकता है। तो ये तीनों करेक्ट है। पर्ल मिलेट, देखो पर्ल मिलेट कहाँ पे यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, सिंपल देखो ना। पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट जिसको आप देखो, मिलेट की बात करते हैं तो मिलेट, तीन टाइप के मिलेट इंडिया में उगाया जाता है। एक होता है बाजरा, बाजरा को पर्ल मिलेट बोलते हैं। एक होता है ज्वार, जो ज्वार को जिसको सोरगम बोलते हैं। और रागी होता है, फिंगर मिलेट होता है। तो ये प्रोडक्शन कहाँ पे होता है इसका, आप देखो प्रोडक्शन इन तीनों का होता है राजस्थान, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, यानी पूरा ये रीजन पूरा इधर भी हो जाता है, नॉर्दर्न इंडिया में हो जाता है। तो ऑप्शन देखो, अंडर हॉट ह्यूमिड कंडीशन, यानी गर्मी भी होगी लेकिन पानी बारिश भी होती ही रहेगी, वहीं पे होता है। भाई ये गलत है ना, ये गलत है। हॉट होगा लेकिन राजस्थान में होता है, इसका मतलब हॉट और ड्राई भी तो है राजस्थान में। तो ये जो होता है काफी जगह पे हो सकती है। क्लियर, ठीक है। तो जो ये एक चीज आपको बता दो, मिलेट में ऐसे चीज को मानता हूँ कि अगर आपका कुछ भी नहीं है ना, आपका एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है, तो भी आप इस सब को उगा सकते हो। चलिए पीजन पी की बात करें, पीजन पी की बात करें, हाँ ये तो मैंने यही सेम, हाँ पीजन पी की बात करें, ये एक्चुअली होता है अरहर। मैं दूसरे चीज को कॉपी कर रहा था और एक्चुअली ये वाला कॉपी पेस्ट हो गया, यही हो गया ठीक है। तो इसका होता है अरहर। तो अरहर हॉट ह्यूमिड में भी होता है, ड्राई। देखो यहाँ पे आराम से दिया है, और इसके अलावे भी कहीं पे हो रहा होगा तो हमें कोई आंसर में कोई सा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो 2 करेक्ट होगा। और प्रीडोमिनेंटली रेनफेड क्रॉप है, रेनफेड क्रॉप है प्रीडोमिनेंटली। देखो रेनफेड क्रॉप का मतलब होता है कि ऐसा क्रॉप जिसको पानी मतलब अधिकतर वो बारिश के कारण ही होती है। बारिश मतलब ऐसा नहीं है कि देखो, बारिश इसका मेन इरिगेशन का साधन है। बारिश इसका मतलब क्या है, और कोई साधन नहीं है इरिगेशन के। क्लियर। तो इसका मतलब ऐसे क्रॉप में थोड़ा कम भी बारिश हो ना तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें कौन कौन आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ज्वार, बाजरा, रागी, पल्सेस, वायल सीड, कॉटन सीड, सनफ्लावर, सैफोफ्लावर। क्लियर। ये सब जो है ये न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम को दूर कर सकता है, और ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का पार्ट है। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का मतलब ड्राईलैंड और रेनफेड एक ही होता है। क्लियर, समझ में आना है। या बारिश हुआ तो होगा, नहीं तो नहीं। मतलब बारिश हुआ तो ही वहां पे इरिगेशन, यानी बारिश नहीं हुआ तो इरिगेशन नहीं होगा। तो इरिगेशन करने का कोई साधन ही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन है, ये सब के सब। ग्राउंड नट भी, सिसमम भी। सिसमम एक्चुअली तिल नहीं जो सबसे जिसकी हम लोग खाते हैं, आप इसको बना के कब, मकर संक्रांति में। पर्ल मिलेट तो हमें पता ही है, ठीक है। गुजरात में सबसे ज्यादा सिसमम का प्रोडक्शन होता है। कॉटन ये तो हमने अभी देखा गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट है गोल्डन कल्टीवेशन, फ्रूट प्रोडक्शन, ब्लू रिवॉल्यूशन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, येलो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग। इसमें से बताना है कौन सा गलत है। तो ये तो गोल्डन तो सही है, ब्लू ये गलत है, ये फिशरीज के लिए है, येलो मस्टर्ड ऑयल के लिए है। तो ये दोनों गलत है, ये दोनों, दो भी गलत है तो ये भी गलत है, सिर्फ 1 करेक्ट है। विटीकल्चर तो हम सबको पता है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स में होता है। ये एक्चुअली मेडिटेरेनियन सी में ज़्यादा होता है। तो मेडिटेरेनियन सी का आप याद कर लेना कौन कौन सा देश आगे है, और ये भी याद कर लेना क्योंकि मेडिटेरेनियन सी अभी न्यूज़ में है। तो आप याद कर लेना मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच है स्वेज कनाल। स्वेज कनाल क्योंकि आपको पता है स्वेज कनाल में एक एवरग्रीन नाम का वो फंस गया था जो शमांट होती है। और उसके अलावा यहाँ पे स्वेज कनाल एक्चुअली किसके कंट्रोल में, ये भी याद रखना, इजिप्ट। और उसके बाद आपको याद रखना स्वेज कनाल के पास जो पेनिनसुलर है उसको बोलते हैं सेनाई पेनिनसुला, ये भी याद रखना।
यानी ये लोकेशन ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आप आने वाले एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं कि आपको एवरग्रीन जो पूछेगा सिर्फ, नहीं, आपको लोकेशन वेस्ट पूछ लेना, वैसे भी एरिया वैसे भी न्यूज में होता है, ये भी याद कर लेना। मेडिटेरेनियन और अटलांटिक के बीच जो जिब्राल्टर है स्ट्रेट, उसके बारे में याद कर लेना। जिब्राल्टर स्ट्रेट किस किस दो के बीच में है वो भी याद कर लेना। एक तरफ से जिब्राल्टर, एक तरफ से सीयूटा है आई थिंक, ठीक है ना। और उसके अलावा मेडिटेरेनियन में और कौन कौन है याद कर लेना, जैसे ग्रीस वगैरह के लोकेशन, मतलब थोड़ा देख लेना यार, क्योंकि ऑटोमेटिकली न्यूज में हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है ना। स्ट्रेट ऑफ मरमरा वगैरह ये सब देख लेना थोड़ा। Which one of the following is not cultivated in करेवास, मतलब यहाँ कौन करेवास में नहीं उगता है। और द लेस्टोरिन डिपॉजिट ऑफ सैंड, क्ले एंड लोम, सिल्क एंड वेल्डर्स। देखो ये में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई फसल है तो सैफ्रॉन है, लेकिन लिंगनट वहाँ पे नहीं उगता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड द टोटल कल्टिवेटेड लैंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोर और लेस स्टैग्नेंट। कौन इसमें से मोर और लेस स्टैग्नेंट था? ये एक्चुअली ये बहुत पुराना क्वेश्चन था, और ये उस समय का आंसर मैं बता दूं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इसका, ठीक है, नहीं, ये छोड़ दीजिए। द अप्रोक्सीमेट प्रेजेंटेशन ऑफ लैंड यूज का, लैंड यूज में मतलब अप्रोक्सीमेट में प्रेजेंट बताता हूँ कौन कहाँ कितना है वो। देखो ये थोड़ा, क्योंकि ये भी डेटा पुराना है तो मैं इसका नया वाला बताता हूँ। आंसर तो यही है डी, लेकिन नेट सोन एरिया 47 के जगह पे 46% हो गया। फॉरेस्ट कवर 23 से 16 थोड़ा ज़्यादा, मतलब 23 के आसपास ही है, और मतलब वो भी थोड़ा कम ही हो गया, 22.89% हो गया। उसके अलावा अदर एरिया तो आपको पता है, अदर एरिया में आपको, अदर एरिया की बात करें तो अदर एरिया में अगर सबसे ज़्यादा बोला जाए तो कौन है? एरिया जो नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए है, ठीक है ना। ये इसमें क्या पूछ रहा है? 4 एनर्जी क्रॉप्स एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, ऑब्वियसली मेज, एथेनॉल प्रोडक्शन के 4 जनरेशन तो हमने याद कर लिया ना। पहले जनरेशन में ऐसे क्रॉप का हम यूज करें जो फूड क्रॉप है हमारा, जिससे हमारा फूड सिक्योरिटी पे खतरा आ सकता है, मेज। अगले जनरेशन में हम क्या करेंगे? ऐसे फूड क्रॉप का यूज करेंगे, जो ऐसे क्रॉप का यूज करेंगे, फूड क्रॉप के अलावा जो बचता नहीं है, जैसे आपको जैसे आप वीट की खेती करते हो, वीट में फ्रूट निकालने के बाद जो बचता है ना, उससे बनाने की बात चल रही है सेकेंड जनरेशन में। फिर थर्ड फोर्थ जनरेशन में जैसे एल्गी वगैरह के पे बात बनाने की बात चल रही है, ठीक है ना। तो ये है मेज। ये है लास्ट, ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, कोई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। The technological mission on cotton was launched by 10th plan. The scheme was designated to increase the production of cotton by which of the following? नहीं, ये नहीं करना, प्लीज इसको छोड़ दो, ये आंसर था वैसे। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं आगे। चलिए मिलते हैं फिर हम। थैंक यू सो मच। और एक और चीज़, आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, बताइएगा उनको इस कोर्स के बारे में। और इस कोर्स में क्या क्या है, लूसेंट का हम 2 सब्जेक्ट साथ लेके चलने वाले हैं। ज्योग्राफी तो हो ही रहा है, बायोलॉजी भी हम साथ लेके चलेंगे, और उसके बाद मिलते हैं फिर आगे जो होगा। और अभी दोनों कोर्स अगर साथ लीजिएगा तो 500 ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं। एक्चुअली हम करते कैसे हो मैं बताता हूँ, कि इसको हम इस वीडियो को अनलिस्ट करते हैं, फिर इसको टेलीग्राम ग्रुप में डाला जाता है, ताकि जो लोग पे किए हैं वही विजिट कर सकें। चलिए, थैंक यू सो मच।